Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about Unit 2 of Allama Iqbal Open University. Code number is 8611 B.Ed program. This unit's name is Critical Theory and Pedagogy. Pedagogy का मतलब होता है टीचिंग. क्रिटिकल थेरी यानी कि जो हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं उसकी थेरी. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एग्री टू दिस स्टेटमेंट. 5% ऑफ पीपल थिंक कि 10% लोग सोचते हैं. 10% ऑफ पीपल थिंक दैट दे थिंक. और उसके बाद 10% जो लोग हैं वो सोचते हैं कि वो क्या सोचते हैं. एंड द अदर 85% वुड रेदर डाई दैन थिंक. और जो 85% रह जाते हैं वो क्या करते हैं? मरने के बाद सोचते हैं. ये कौन कह रहा है? थॉमस एडिसन. ये मतलब उसकी कोटेशन है. इट्स नॉट डील्स विद योर कोर्स. पर्सपेक्टिव ऑफ सम एजुकेशनल थिंकर्स. डिफरेंट थिंकर्स या फिलोसफर्स ने जो अपने आइडियाज़ दिए हैं ये वो हैं. 20th century the hosts are called as critical thinker. 20th century के जो थियोरिस्ट हैं उनको हम क्रिटिकल थिंकर कहते हैं. Wealth, class and power distribution were main concern which paved way for critical thinking. वेल्थ जो दौलत है, क्लास है, सोशल स्ट्रक्चर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी ये क्या करती है? हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे मजबूर करती है. हाउ पॉलिटिक्स इन एजुकेशन वर्क. कि हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, रूल्स, पावर, इन्फ्लुएंस, एलोकेशन, इन सब चीज़ों को डील करते हैं एजुकेशन में. ठीक है. इसके बाद फ्रायर है. फ्रायर एक फिलोसफर थिंकर है. 1982 में कहता है कि मेकिंग एंड रिमार्किंग ऑफ नॉलेज इज़ पॉसिबल थ्रू एजुकेशन. एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलता है. उसके बाद माइकल फुकाल्ट आता है 1998 में. वो कहता है पावर इज़ एवरीवेयर एंड इज़ एन एक्सेप्टेड नॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू नॉलेज. पावर हर जगह प्रेजेंट है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं. नॉलेज के ज़रिए हम इसको एनालाइज करते हैं. सोशल बाइंडिंग एंड नीड ऑफ चेंज इन डिस्कोर्स. सोशल बाइंडिंग और हमारी डिस्कोर्स यानी कि हमारी लैंग्वेज डिसाइड करती है कि पावर यानी कि अगर एक पर्सन स्पीच कर रहा है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्पीकर, अगर उसकी स्पीच बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है, तो फिर क्या होगा? फिर वो बहुत अच्छी मतलब वोट हासिल करेगा, नॉर्म्स. ठीक है. इस तरह उसके बहुत बेनिफिट होगा. पावर जो है वो एक्सेप्ट की जाए तो वो बहुत ज़्यादा हमारी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेट होती है. नेक्स्ट है एजुकेशनल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. मिक्स ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इन पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर, करिकुलम प्लानर्स, स्पॉन्सर्स, स्कूल बोर्ड्स, एक्रीडेटिंग एजेंसीज एंड सो ऑन. ये सारे जो इदारे और स्कूल स्पॉन्सर्स वगैरह हैं इनके थ्रू हम क्या करते हैं? एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं, करिकुलम डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें. सोशल एंड सोसाइटल एक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग. सोसाइटल एक्ट्स की बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. फिर हम नॉर्म्स और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी करिकुलम की. Education related decision making is a cumbersome process and many tiers involved. एजुकेशन जिसमें हमें कुछ डिसाइड करना पड़े वो एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत टायरिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट इज़ 18th अमेंडमेंट बिल एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. एजुकेशन में जब 18th सेंचुरी में जो बिल पास हुआ था और उसकी जो अमेंडमेंट हुई थी वो क्या है? एजुकेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एजुकेशनल टॉप लीडरशिप, मिडिल मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट.
यानी कि ये इसके 3 स्केल दिए हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब बड़े लेवल पे क्या होता है, टॉप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिसी मेकर्स, यानी कि जो डिज़ाइन करते हैं कोई भी कोर्स को या कोर्स डिज़ाइन करते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट आ जाती है, रीजनल आर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स या इंस्टीट्यूशनल हेड। अगर कोई स्कूल है उसमें कोई पढ़ा उसका जो हेड होगा वो भी मिडिल मैनेजमेंट में आ जाएगा, लेकिन जो पॉलिसीज़ बना रहा है उस स्कूल की वो क्या है, वो टॉप लीडरशिप में आ जाएगा। लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वो कर रहा है टीचर, ठीक है। ये 3 इसके कंपोनेंट है। डू पीपल हैव वॉइस, व्हाट अबाउट कम्युनिटी, पेरेंट्स एंड लर्नर, के लर्नर्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उनके। व्हाट अबाउट लोकल नीड्स क्या हैं लोगों की, और ग्लोबल डिमांड क्या है, और इनका आपस में रिलेशन क्या है। थेरीज ऑफ सोशल क्लास स्ट्रक्चर्स, यहाँ बहुत से थिंकर्स और फिलोसफर्स आ जाते हैं जो थेरीज देते हैं। उनमें से कुछ के नाम ये हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी एंड जीन जैकस रूसो। कार्ल मार्क्स इलेबोरेटेड द थ्योरी ऑफ सोशल क्लास। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, इसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था पीपल को, हैव्स और हैव्स नॉट, यानी कि हैव्स वो जिनके पास राइट्स हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हैव्स नॉट जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है लाइफ, ठीक है। Society's form of political life is determined by the non-political elements in society, such as economic system and the family. यानी कि सोसाइटी में जो इंसान है उसका सर्वाइवल किस चीज़ पे डिपेंड होता है, इकोनॉमी पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर क्वेश्चन द इम्पोर्टेंस ऑफ social classes and proposed limiting the concept of class to personal income distinction between groups। ये जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर, वो क्वेश्चन करता है कि सोशल क्लास की किस तरह इम्पोर्टेंस है, यानी कि सोशल क्लास होती है अपर क्लास, मिडिल क्लास की क्लास, जो अगर हम अपर क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारा सर्वाइवल लिविंग स्टाइल लग्जरीज जो हैं वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये जो इनका सोशल क्लास में डिफरेंस होता है ना, ये इकोनॉमी की वजह से होता है, स्टेटस की वजह से होता है, पॉलिटिकल हायरार्कीज़ की वजह से होता है। ये कौन कह रहा है, मैक्स वेबर कह रहे हैं। नेक्स्ट है कल्चरल रिप्रोडक्शन। पेरी बोर्डियो in his books The Forms of Capital 1986 distributed it into economic, cultural and social. According to Bourdieu, cultural reproduction is a social process. कल्चरल रिप्रोडक्शन क्या है, सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कल्चर को रिप्रोड्यूस करते हैं अक्रॉस जनरेशंस, स्पेशली थ्रू द सोशलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशंस। यानी कि कल्चरल रिप्रोडक्शन जो है वो सोशल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कल्चर्स को जनरेशंस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जनरेशंस जो हैं वो कल्चर को अडॉप्ट करती हैं। बोर्डियो उसके बाद आर्ग्यू करता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी की हमें कल्चरल रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है सक्सेस इन द एजुकेशन सिस्टम इज सपोर्टेड बाय पोजेशन ऑफ कल्चरल कैपिटल एंड रीडिफाइंड हैबिट्स। यानी कि एजुकेशनल सिस्टम की सक्सेस हमें तब भी मिलेगी जब हमारी कल्चरल रिप्रोडक्शन अच्छी होगी और हैबिट्स अच्छी होंगी। ये थी कल्चरल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट भी है कल्चरल रिप्रोडक्शन। Lower class students do not in general have these traits, so the failure of majority of these students is unavoidable. लोअर क्लास स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए मोस्टली जो लोअर क्लास हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सोशल इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं उनको लेजिटिमाइज किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सोशल इनइक्वालिटीज़ को ज़्यादा नोमिनेट किया जाता है।
दिस मीन डैट एजुकेशनल सिस्टम हैज़ अ की रोल इन मेंटेनिंग द स्टेटस की। इसका मतलब है कि सोशल स्टेटस बनाने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एजुकेशनल सिस्टम कैन चेंज द एटीट्यूड एंड ब्रिंग लोअर टायर्स टू द लेवल वेयर दे अंडरस्टूड द नॉर्म्स। Next is social exclusion and marginalization. Social exclusion and marginalization is the phenomena of social disadvantage to the periphery of society. First used by in France. फ्रांस में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। Social exclusion is a process where individuals or group of people are systematically denied the full access to different rights. ये एक ऐसा प्रोसेस है जब क्या होता है इंडिविजुअल को या लोगों को क्या होता है लोग जो हैं वो किसी सिस्टम के थ्रू डिफरेंट राइट्स को डिनाई कर देते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाई कर देते हैं। ठीक है, ये होती है सोशल एक्सक्लूजन हैज़ बीन कंसेप्चुअलाइज्ड एज सोशल बिहेवियर्स ऑफ डोमिनेटिंग सोशल ग्रुप्स अफेक्टिंग अ सब ग्रुप। ठीक है, ये होता है सोशल एक्सक्लूजन। Social exclusion can be referred as a process hidden in unequal power distribution within a federation or state that in result create inequality or multiple disadvantages। यानी कि ये सोशल एक्सक्लूजन क्या क्रिएट करता है इनइक्वालिटीज़ और मल्टीपल डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद क्या होता है कि लेक ऑफ पार्टिसिपेशन, लेक ऑफ असेस बेसिक राइट्स का जब हमें असेस ही नहीं होनी, ये होती है सोशल एक्सक्लूजन इन टर्म्स ऑफ हु और what is generating exclusion. An important aspect is a causal role of diverse agents ranging from economic divide to unlimited factor one can think of. सोशल एक्सक्लूजन के 3 फैक्टर हैं, नेचुरल, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल। नेचुरल में हमारा जियोग्राफी आ जाती है, यानी कि एरिया वगैरह, क्लाइमेट आ जाता है कि किस तरह का क्लाइमेट है, हॉट है, कोल्ड है। स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं हमारी इकोनॉमी कैसी है, एसोसिएशन क्या है। कल्चरल में हमारे ट्रेडिशन, रिलीजन्स, वैल्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट है कैन एजुकेशन ब्रेक द बैरियर एंड हाउ। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्या करना चाहिए, हमें क्लास डिफरेंस को किस तरह कम करना चाहिए और किस तरह हर इकोनॉमी को मेंटेन करना चाहिए। क्रिटिकल पेडागोजी की बात अब आ गई। क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपेंड इन द क्लासरूम। क्रिटिकल पेडागोजी जो है टीचिंग से रिलेटेड होती है कि क्लास में क्या हो रहा है। फ्रायर ने 1970 में कहा कि इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एजुकेशन टीचर्स आर पिलर ऑफ नॉलेज, दे नो एवरीथिंग एंड स्टूडेंट नो नथिंग। फ्रायर कहता है कि टीचर जो हैं वो पिलर होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है, स्टूडेंट को किसी चीज़ का नहीं पता होता। दिस मॉडल मिरर द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्रेसिव सोसाइटी इन विच द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर डिवाइडेड। 2 तरह के लोग होते हैं, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर। ठीक है, ऑप्रेस्ड जिनको ऑप्रेस किया गया और ऑप्रेसर जो ऑप्रेस करें। क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड अप्रोच। ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच होती है जिसमें क्या होता है फिर एजुकेशन दी जाती है और ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। क्रिटिकल पेडागोजी एंड सोशल जस्टिस, टीचिंग विद सोशल जस्टिस, टीचिंग अबाउट सोशल जस्टिस, टीचिंग फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए बताना, सोशल जस्टिस के बारे में बताना और सोशल जस्टिस को बताना, ये क्या है क्रिटिकल पेडागोजी। टीचर का रोल क्या होता है। जॉन डेवी 1963 में कहता है कि लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू अगर हम लर्निंग करेंगे तो इससे हम क्या होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे लर्निंग में। गिरोक्स 1997 में कहता है कि अप्रोप्रिएट कंडीशंस को क्रिएट करके
टीचर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाता है और बहुत सारी चीज़ें नई लर्न करवाता है। उसके बाद आ जाता है पॉल फ्राई। ये कहता है कि क्लासरूम एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ टीचर की हेल्प से जो क्लासरूम में एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है स्टूडेंट्स आर इनकरेज, जिसमें स्टूडेंट्स को एक्टिव एजेंट के तौर पे एक्ट किया जाता है। इफ़ेक्टिव पेडागोजी प्रैक्टिस। इफ़ेक्टिव पेडागोजी यानी कि इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड कौन सा होता है जिसमें प्रैक्टिस हो। द पर्पस ऑफ एजुकेटर एंड एजुकेटेड, द लीडर एंड द फॉलोअर इन द डायलॉग बिटवीन इक्वल पार्ट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट करें कन्वर्सेशन में और इक्वल रोल प्ले करें, ये प्रैक्टिस है। उसके बाद डायलॉजिज्म है। डायलॉजिज्म यानी कि डायलॉग बोलना। रिचर्ड पाउल कहता है सिमिलरली दैट डायलॉजिकल थिंकिंग इज इनहेरेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद आ जाती है क्वेश्चनिंग। द वर्क ऑफ विलियम ग्लासर provide insight into nurturing the critical thinking process through the use of specific types of questions। मतलब कि ये कह रहा है कि क्वेश्चनिंग जो है वो हमें इफ़ेक्टिव टीचिंग करने पे मजबूर करती है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास।